नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने आप को ठंडी से बचा कर रख रहे होंगे ताकि आप आगामी एग्ज़ाम 8 फरवरी को जो आपका सीटेट का होने वाला है आप अच्छे से दे पाएँ और आप अपने प्रिपरेशन जारी रखें। साथियों, आज हम इस वीडियो में जो 2024 का सीटेट जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आप लैंग्वेज सेकंड के तौर पे हिंदी है उसका अभ्यास करेंगे। जो साथी सेकंड भाषा के तौर पर हिंदी लेते हैं, लेकिन मेरा ये आप लोगों को राय है साथियों कि ये मत जाया करिए कि हम अगर किसी साथी ये सोच रहे हैं कि मैंने तो भाषा हिंदी प्रथम के तौर पे ले रखी है, तो ये मत सोचिए, और सेकंड तौर पर इंग्लिश या संस्कृत जो भी ले रखी है तो मुझे भाषा इसमें हिंदी सेकंड से क्या लेना देना। क्योंकि साथियों क्या क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस इधर से उधर अदला बदली होती रहती है। बस फ़र्क ये रहता है कि भाषा फर्स्ट में हिंदी का एक गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है। उससे पहले गद्यांश से 9 क्वेश्चन और दूसरे पद्यांश से 6 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें क्या है, दोनों ही क्या रहते हैं, गद्यांश ही रहते हैं। तो उसी गद्यांश से पहले गद्यांश से आपके 9 क्वेश्चंस और उसके बाद अगले गद्यांश से 6 क्वेश्चंस रहते हैं। तो ऐसे ही रहते हैं साथियों। तो ये मत सोचिए कि मैंने तो भाषा सेकंड के तौर पे हिंदी तो ली नहीं, तो ये मेरे लिए बेकार है। तो बेकार नहीं साथियों, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी हैं ग्रामर्स के हैं या हिंदी पेडागोजी हैं, वो सब इधर उधर रिपीट होते ही रहते हैं क्वेश्चंस। तो और सबसे बेटर तैयारी करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर ही होते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए साथियों हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास। ये सेट एम है साथियों, जो आपका सीटेट 2024 जनवरी का पेपर है, उसका ये भाग 2 में जो हिंदी है जो साथी मेरे लेते हैं उनके लिए। तो महत्वपूर्ण क्या है, परीक्षार्थी भाग 5 में 121 से 150 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा द्वितीय का विकल्प हिंदी में चुना है। तो गद्यांश पढ़ते हैं साथियों। इसको 121 से 128 जो इसके प्रश्न आएंगे इस गद्यांश से ही रिलेटेड होंगे, तो पढ़ते हैं। हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री के एक जानकार दावा कर रहे थे कि भविष्य में डॉक्टरों सर्जनों की ज़रूरत भी कम होने वाली है। एआई के जरिए लक्षणों को समझा जाएगा, आपकी केस हिस्ट्री एआई को पता होगी, ताज़ा हालात पूछ ली जाएगी और प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में होगा। शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद सबसे कम असर पड़ने वाला है। ये समझने का वक्त है कि एआई से फ़ायदे होंगे या नुकसान। अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया है, उसका नियंत्रण है, लेकिन एआई वरदान ही रहे और भस्मासुर न बने, उसके लिए यह सोचने की ज़रूरत भी है कि मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर को इतना ऊंचा कैसे उठाया जाए कि एआई उस पर हावी ना हो सके। अब अगर चैट जीपीटी बनाया है तो फिर पढ़ाई लिखाई और इम्तिहानों का वह तरीका कौन सा हो जो बिना एआई के युवाओं और बच्चों के बौद्धिक स्तर को परख सके। ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दे पाना मुश्किल है, पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। वैज्ञानिकों को भी तय करना चाहिए कि एआई ऐसी ही हो जो इंसानियत फैलाने में मददगार हो। तो साथियों ये हमने गद्यांश पढ़ा और इसी गद्यांश से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आप अगर मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ दिया तो आप पॉज करके साथियों से रीड कर लीजिएगा अच्छे से और इसके क्वेश्चंस आंसर करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 121। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है, मैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आए। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एआई ऐसी होनी चाहिए जो, ऑप्शन फर्स्ट, मानवीय क्षमताओं को कम करे, दूसरा मानवीय गुणों को संस्कार दे, तीसरा कम समय में अधिक कार्य करे और चौथा क्या है, बिना बुद्धि के सारे जवाब दे दे। तो यानी कैसा है, यानी कि मानवीय गुणों को यानी बढ़ाए, संस्कार दे, तो यही तो है, यानी मानवीय क्षमताओं को कम तो करता ही है, लेकिन यहाँ पे सबसे उपयुक्त आंसर हमें ढूंढना है। कम समय में अधिक कार्य करे, ठीक है, और बिना बुद्धि के सारे जवाब दें, तो ये तो ठीक है, लेकिन सबसे उपयुक्त क्या यहाँ पे कहा है कि गद्यांश के आधार पर कहा जाए एआई ऐसी होनी चाहिए जो क्या करे, मानवीय गुणों को यानी कि क्या करे और संस्कार दे। तो ये ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। लगेंगे आपको साथियों सभी आंसर, लेकिन जो सबसे बेस्ट इसमें, इसलिए पहले वो क्वेश्चन गद्यांश पढ़ने के पहले आपसे कह देता है कि जो सबसे उपयुक्त आंसर हो वो आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122। समूह से भिन्न शब्द है, पहला पढ़ाई लिखाई, दूसरा रात दिन, तीसरा कंकड़ पत्थर और चौथा क्या है, चाय वाय। तो आपको बताना है कि समूह से भिन्न, तो सीधे सीधे आपको समूह से भिन्न क्या लग रहा है, पढ़ाई लिखाई तो रिलेटेड है ही है, रात दिन भी, कंकड़ पत्थर ये क्या है, लेकिन यहाँ पे चाय वाय या चाय वाय कोई चीज़ नहीं होती। तो दिए गए विकल्प में जो चाय वाय है यही क्या होगा, इसमें भिन्न शब्द है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 123। मानवीय शब्द में प्रत्यय है, आपको बताना है कि मानवीय शब्द में जो प्रत्यय साथियों क्या होते हैं, ऐसे शब्द या अक्षर जो किसी शब्द के बाद में लगे और उसकी क्या करते हैं, उसके मूल रूप में परिवर्तन करते हैं। तो मानवीय शब्द में प्रत्यय है, यानी प्रत्यय आपको बताना है, पहला वी, दूसरा या, तीसरा ई, चौथा ई।
तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो बहुत आसान है साथियों, इसमें से कौन सा प्रत्यय होगा, इसमें ई ये प्रत्यय होगा, यानी ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, इससे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा। ये आपसे पूछा है कि कौन सा प्रभावित नहीं होगा कार्य। तो पहला ऑप्शन चिकित्सा, दूसरा शिक्षण, तीसरा खेतीबाड़ी और चौथा आविष्कार। तो यहाँ पे आपको गद्यांश के हिसाब से साथियों आंसर देना है। तो गद्यांश के हिसाब से यानी कि एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, तो किस पर प्रभाव सबसे कम डालेगा। तो पैराग्राफ में खेतीबाड़ी का जिक्र नहीं हुआ, आविष्कार, शिक्षण, चिकित्सा का तो हुआ है, लेकिन इसका नहीं हुआ। तो इसमें ऑप्शन थर्ड ही क्या उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि सबसे जो कम प्रभावित होगा, कार्य प्रभावित नहीं होगा, वो खेतीबाड़ी। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। एआई को जन्म देने वाला कारक है, पहला आवश्यकता, दूसरा तकनीक, तीसरा सभ्यता, चौथा मानव। तो एआई को जन्म देने वाला कारक यानी कारण पूछा है, यानी कि आखिर एआई की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों, तो किस वजह से ज़रूरत पड़ी। तो यानी हमें किस ज़रूरत पड़ी, यानी कि मानव के लिए। तो एआई को जन्म देने वाला कारक कौन है, मानव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, यानी कि मानव हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश के हिसाब से आपको आंसर देना है। आप 126 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। एआई का अर्थ है, ऑप्शन पहला एप्पल इंटेलिजेंस, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट, चौथा एप्पल इंस्टीट्यूशन। तो एआई का अर्थ है, तो एआई का अर्थ क्या है साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका आंसर राइट हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 127। एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा, यह प्रभाव यानी कैसा प्रभाव होगा, पहला नकारात्मक होगा, दूसरा शून्य होगा, तीसरा सकारात्मक होगा, चौथा अधिक होगा। तो आपको बताना है, यानी एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा, यह प्रभाव यानी कैसा होगा, यानी कि कैसा होगा ये। तो शिक्षा जगत के लिए तो नकारात्मक होगा, क्योंकि टीचर्स की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग गुरु को तवज्जो ही नहीं देंगे, ठीक है, उनको इज्जत ही नहीं देंगे, सम्मान ही नहीं देंगे, क्योंकि वो तो जानते हैं कि हम इससे पढ़ लेंगे। तो सबसे ज़्यादा किस पर प्रभाव, यानी कि एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा, और यह प्रभाव कैसा होगा, यानी नकारात्मक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ में यही आपसे कहा है। पैराग्राफ के हिसाब से साथियों देना है, आपको उस हिसाब से नहीं देखना कि आपको अपने हिसाब से आंसर देना है। यहाँ पे उसने पहले ही कहा था गद्यांश के हिसाब से उपयुक्त आंसर आपको बताने हैं। तो ये मत सोचिएगा कि हाँ सकारात्मक होगा, तो एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा, और ये कैसा प्रभाव होगा, ये नकारात्मक प्रभाव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 128। चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा, पहला डॉक्टर को जवाब देगा, दूसरा केस हिस्ट्री बना देगा, तीसरा अस्पतालों की संख्या कम कर देगा, और चौथा अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ा देगा। तो गद्यांश के हिसाब से साथियों आंसर देना है। तो चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा, तो यानी केस हिस्ट्री बना देगा, यानी कि पहले से उसकी क्या कर देता है, केस हिस्ट्री बना देगा और प्रिस्क्रिप्शन थमा देगा कि क्या उसको ज़रूरत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको सेकंड क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी केस हिस्ट्री बना देगा। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट गद्यांश पर आते हैं साथियों। ये हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस किए पहले वाले गद्यांश के हिसाब से। अब अगला गद्यांश आते हैं, उसमें से आपको 129 से उसके 135 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी 6 क्वेश्चंस करने होंगे। टोटल गद्यांश से 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो पढ़ते हैं साथियों गद्यांश। प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए। ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना ही है। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास हैं। इनके जरिए हम अपने प्राण को रोज बल दे सकते हैं और शरीर में होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। यह प्राण केवल हमारे शरीर की ही संभाल नहीं करता, यह मन बुद्धि आदि प्रत्येक आयाम को जीवन देता है। तो ये साथियों हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा और इस गद्यांश के सामने से हमको आंसर देना 129 से आपको 135 तक। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 129। जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट योग के माध्यम से प्राणायाम करना, दूसरा प्राण माध्यम से योग करना,
तीसरा प्राण और शरीर का दीर्घायु होना, और चौथा प्राण और शरीर का सामंजस्य होता है। तो जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है साथियों, ये आपसे पूछा है, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, यानी प्राण और शरीर का क्या सामंजस्य, यानी कि दोनों में क्या रिलेशन बैठा पाना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। पहला संतुलित, दूसरा स्वस्थ, तीसरा स्वास्थ्य, और चौथा आपका है व्यवस्थित। तो विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से जो कौन सा विशेषण नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो जो आपका संतुलित है ये भी आपका क्या है, विशेषण है। स्वस्थ मनुष्य यानी ये भी क्या है, विशेषण। व्यवस्थित यानी व्यवस्थित तरीके से रखो अपनी सारी चीज़ें, तो ये भी क्या है, विशेषण है। लेकिन जो स्वास्थ्य है ये क्या है, स्वास्थ्य विशेषण शब्द, इसका जो विशेषण है वो स्वास्थ्य होता है। क्या होता है, स्वास्थ्य होगा। अन्य विकल्प क्या है, सभी विशेषण है, लेकिन इसका क्या होगा, ये स्वास्थ्य जो है वो विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, 131। प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास में है, क्या क्या अभ्यास है। पहला शिक्षा, दूसरा योग, तीसरा चिकित्सक, चौथा शिक्षक। तो प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास में क्या है, यानी कि आपको गैप में यानी बताना है, यानी प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास में क्या है साथियों, वो है योग। यानी कि योग से ही आप अपनी प्राणवायु को क्या कर सकते हैं, और अधिक सशक्त यानी मजबूत बना सकते हैं। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और होकर बहती है। पहला व्यवस्थित, दूसरा अव्यवस्थित, तीसरा उत्तेजित, चौथा मंद मंद। तो प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और होकर बहती है। तो आपको बताना है कैसे यानी बहती है, तो ये आपको बताना है किस तरह से बहती है। तो यानी व्यवस्थित होकर बहती है, यानी प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और व्यवस्थित होकर बहती है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। रोग का कारण है, क्या कारण है। पहला प्राणवायु का बहुत अधिक बढ़ जाना, दूसरा प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन, तीसरा योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति घटाना, चौथा अपने शरीर की उचित देखभाल ना करना। तो रोग का कारण है, तो आपको बताना है कि रोग का कारण क्या है। तो रोग यानी क्या है, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन, यानी जो प्राणवायु है वो विशेष अंग में ना पहुंच पाना। तो इसी की वजह से तो क्या होता है, आपका रोग का कारण बनता है। तो आपका ऑप्शन 2 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। अच्छे स्वास्थ्य का संबंध से है, किससे है। पहला अच्छे शरीर, दूसरा प्राणवायु, तीसरा योगाभ्यास, चौथा बीमारियों के अभाव। तो आपको बताना है अच्छे स्वास्थ्य का संबंध से है, तो किससे है साथियों, तो अच्छे यानी प्राणवायु अगर आपकी अच्छी है, यानी सभी शरीर के अंगों में सही से पहुंच रही है, तो यानी कि आप रोग मुक्त रहेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्राणवायु, यानी अच्छे स्वास्थ्य का संबंध है प्राणवायु से है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 135। बुद्धि में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। पहला बुद्धिक, दूसरा बौद्धिक, तीसरा बौद्धिक, चौथा बौद्धिक। तो आपको बताना है बुद्धि में एक प्रत्यय, यानी एक प्रत्यय लगाना है, तो क्या हो जाएगा आपका साथियों, तो ये हो जाता है आपका, क्या बन जाता है साथियों, ये हो जाता है बौद्धिक। ठीक है, जैसे बौद्धिक यानी औ की मात्रा हो जाती है, ये मत कंफ्यूज होइए, क्योंकि इसमें एक प्रत्यय यानी संधि हो रही है, तो इस वजह से इसमें क्या हो जाता है, बौद्धिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बौद्धिक इज द राइट आंसर। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करने में, आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों बहुत कंजूसी करते हैं। पता नहीं आपका लाइक करने में आपकी जेब से लग रहा है पैसे लग रहे हैं कि क्या है, बस साथियों मुझे मोटिवेशन मिल जाता है और कुछ नहीं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको ऑल वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन जारी रहे। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर बनाता रहूँगा साथियों, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के, जिससे मेरे साथी जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो और वो सभी लोग सफल हों, यही मेरी मनोकामना है। आप 90+ स्कोर करें, उससे भी ज़्यादा स्कोर करें, लेकिन साथ में आपको मेरे साथ एक सहयोग करना होगा। मेरे प्रैक्टिस सेट जो हैं आप उनको ज़रूर देखिए, उनसे आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, और आपको 100% सफलता मिलेगी, श्योरिटी है।
क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं तो इससे पहली बात तो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का तरीका पता चल जाता है और एक्यूरेसी पता चलती है और टाइमिंग कि आपको इतने समय में इतने 30 क्वेश्चंस कितने टाइम में कर पाते हैं, उसी हिसाब से आपको 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं वेस्ट करते हुए, ज़्यादा ज्ञान नहीं, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी हैं, टीचर बनने के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो सभी लोग ज्ञानी हैं, तो ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ से हमारी हिंदी की पेडागोजी स्टार्ट होती है साथियों, तो उसे पढ़ते हैं। 136 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है? तो निम्नलिखित में कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है? साथियों, क्योंकि पेडागोजी है तो 1 से 2 बार जरूर क्वेश्चन आप रीड कर लिया करिए, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तभी ऑप्शन आप अच्छे से रीड करके आंसर दे पाएंगे। तो पहला क्या है? श्रव्य भाषावाद, दूसरा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, तीसरा व्याकरण अनुवाद विधि और चौथा आपका कुल भौतिक प्रतिक्रिया। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो यानी कि यहाँ पे ड्रिल और भाषा के औपचारिक के बारे में बात हो रही है। तो ये कैसे बढ़ती है साथियों? यानी कि ये आपकी बढ़ती है जब श्रव्य भाषावाद होता है, यानी श्रव्य भाषावाद विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप से अनुशंसा करती है। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 137। कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वे अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? पहला, परभाषिक यानी ट्रांसलिंगुअल योग्यता, दूसरा कोड जाल यानी कोड मैसिंग, थर्ड कोड से आगे जाना यानी कोड मूविंग, 4 अंतर्भाषा इंटर लैंग्वेज। तो इसमें आपको सही जवाब बताना है। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? उसे कहते हैं परभाषिक ट्रांसलिंगुअल योग्यता। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। पहला, सहजात यानी प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है। बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा पहला ऑप्शन, यानी इसको काटते चलिए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? सहजात यानी प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, लेना देना है। क्यों नहीं लेना देना? थर्ड क्या है? सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। बिल्कुल समर्थित करता है। अगर हम प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा में यानी क्या करता है? वो उसके लिए सहयोग करता है। तो इस यानी एक ही कथन आपको सही ढूंढना है, आपको मिल गया। चौथा भी पढ़ लेते हैं, शायद उपयुक्त वो ज़्यादा हो। तो प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग, तो अलग अलग नहीं है साथियों। तो इसका ऑप्शन थर्ड ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 139। कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? यानी भाषा का शिक्षण वो कर रही है और ये चीज़ें लेकर आई हैं, तो इनको क्या कहेंगे आप? पहला, शिक्षण सामग्री, दूसरा वास्तविक वस्तुएं यानी रियलिया, थर्ड खाना पकाने के बर्तन और चौथा वास्तविक जीवन के कार्य। तो इसे क्या कहेंगे साथियों? तो इसे हम लोग कहेंगे रियलिया कहते हैं इसको, यानी कि रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक चीज़ों से जोड़ना। तो क्योंकि वो अगर उनको पढ़ा रही कि बेटा देखो चम्मच, चासे चम्मच, पासे प्लेट, डासे डिब्बा, परात, पासे परात, इस तरह से यानी उनको भौतिक चीज़ों से उसको क्या करा रही है? ये याद करा रही है। उसका जो है शब्दावली यानी कि जो उसका शब्दकोश है वो बढ़ा रही है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक वस्तु यानी रियलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। घोषणात्मक ज्ञान क्या है? पहला, किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना जानना। सेकंड, व्याकरणिक तथ्यों के बारे में ज्ञान। तीसरा, व्याकरणिक तथ्यों में त्रुटि की पहचान करना सीखना। और चौथा, किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए यह जानना। तो घोषणात्मक ज्ञान क्या है यहाँ पर आपसे पूछा है। तो साथियों घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है? यानी कि व्याकरणिक तथ्यों के बारे में ज्ञान को घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। यानी तो व्याकरणिक तथ्यों के बारे में तो जाहिर सी बात है कौन सा है? ये आपका ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141। यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। यानी कि जो भाषा का या उस विषय के विपरीत दृष्टिकोण रखता हो। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? पहला, समालोचनात्मक विश्लेषण, दूसरा, प्रक्रिया आधारित शिक्षण साथ, और तीसरा, समालोचनात्मक साक्षरता, और फोर्थ क्या है आपका? साक्षरता विकास। तो यानी कि किसका विकास किया जा रहा है आपको बताना है।
तो ये विकास किया जा रहा है, यानी कि दोनों क्या है, अलग अलग कैटेगरी के, यानी जहाँ विद्यार्थी विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है, तो उसको साथियों हम लोग कहते हैं, यानी कि समलोचनात्मक साक्षरता कहते हैं उसे। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऐसी स्थिति जहां विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में समलोचनात्मक साक्षरता के विकास का प्रयास किया जा रहा है, ये है। और जो समलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर समलोचनात्मक तरीके से चिंतन मनन के अवसर प्रदान करती है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं 142। परभाषा व्यवहार यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है? पहला ऑप्शन, भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। दूसरा, भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं। तीसरा, एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया। चौथा, विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा। तो परभाषा व्यवहार यानी जिसको ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं, उसको आपको बताना है। तो यानी परभाषा व्यवहार किसे कहते हैं साथियों? यानी परभाषा व्यवहार ट्रांस लैंग्वेजिंग एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। तो एक से अधिक यहाँ पे बात की जा रही, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड में ही तो दे रखा है, एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल हैं? यानी कि पहले क्या क्या प्रक्रिया आती है, पहले क्या आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मानस मंथन, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूपण, मुख्य बिंदु नोट करना, संपादन, अंतिम स्वरूप देना। दूसरा, मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, प्रारूप लिखना, रूपरेखा तैयार करना, संपादन, अंतिम स्वरूप देना। तीसरा, मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, प्रारूप लिखना, संपादन, रूपरेखा तैयार करना, अंतिम स्वरूप देना। चौथा, मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप लिखना, संपादन, अंतिम स्वरूप देना। तो इसमें से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है? तो सबसे अच्छी तरह की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले क्या होता है साथियों आपका, वो आपको बताना है। तो लिखना सीखने में शामिल क्या, सबसे पहले क्या लिखने से पहले कि आप मानस मंथन, यानी कि आप अपने मस्तिष्क में कुछ सोचेंगे, विचारेंगे, फिर उसके क्या करेंगे, कुछ पॉइंट नोट्स करेंगे, फिर उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर प्रारूप उसका लिखेंगे कैसे कैसे करेंगे, फिर उसको संपादन, उसमें काट छाँट करेंगे, कहीं देखेंगे कुछ गलत तो नहीं है, अपने हिसाब से सेट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, अंतिम स्वरूप देंगे। तो यानी कि इसका सबसे उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन 4, यानी मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, रूपरेखा तैयार करना और प्रारूप लिखना, संपादन और अंतिम स्वरूप देना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 144। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, इस कौशल को क्या कहेंगे? पहला अध्ययन कौशल, दूसरा श्रवण कौशल, तीसरा लेखन कौशल और चौथा संज्ञानात्मक कौशल। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, इस कौशल को क्या कहते हैं साथियों? तो इस कौशल को कहते हैं अध्ययन कौशल। क्या कहते हैं हम लोग? अध्ययन कौशल। यानी अध्ययन कौशल की एक श्रृंखला है जो नई जानकारी को क्या करती है, व्यवस्थित करने और लेने और जो जानकारी को बनाए रखने या मूल्यांकन से निपटने की प्रक्रिया से हमें रूबरू कराती है। तो और इसका जो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी अध्ययन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप यानी टाइपोलॉजी का है। यानी कि आपको ये प्रश्न पढ़ना है और उसको समझ के आपको आंसर देना है कि किस तरह का ये है, कि अब ये प्रश्न क्या बता रहा है आपको। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। पहला अभिव्यक्ति परक प्रश्न, दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीसरा पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न एक्स्ट्राप्लेटिव और ऑप्शन 4 विमर्श संबंधी प्रश्न। तो ये आपका यानी कि जो इस तरह की कहानी है, आपको 120 शब्दों में पत्र लिखना है छोटी बालिका को, उसके बताना है कि आपने उसके लिए, और आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए भी पत्र लिखना चाहेंगे। तो इस तरह की यानी कि जो टाइपोलॉजी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न। यानी कि आपको अब जाहिर सी बात 120 शब्दों में लिखना है तो उसको आप विस्तार करके ही तो लिखेंगे। तो यानी पाठ का विस्तार करने वाले प्रश्न। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रापोलेटिव जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार
अंग्रेजी में पढ़ती है, ठीक है, और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वे शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा ना हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? पहला लेखन कार्य, दूसरा अनुच्छेद श्रुतलेख, तीसरा सामूहिक श्रुतलेख और चौथा श्रवण कार्य। तो इसे क्या कहेंगे साथियों? आपको बताना है। तो इसे कहते हैं हम लोग अनुच्छेद श्रुतलेख। यानी कि उन्होंने क्या किया, पहले कहा कि मैं दो बार रिपीट करके पढ़ती हूँ, फिर आपको क्या करना है, उन्होंने समूह में मतलब 4-4 के क्या करना है, समूह बना दिए और समूह के हिसाब से उनको कहा कि आपको अपने भी शब्दों में इसको लिखना है। यानी कि क्या लिखना है? अनुच्छेद लिखना है, तो पैराग्राफ लिखना है। तो यानी कि श्रुतलेख यानी बोल के जो सुन के लिखा जाता है उसे कहते हैं श्रुतलेख। तो आपका ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? अनुच्छेद श्रुतलेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 147। यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। पहला अंतर्भाषा निपुणता, दूसरा बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल यानी BICS, तीसरा संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता और चौथा संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी जिसको CALP कहते हैं। तो यह अकादमिक के लिए कहा गया है भाषा और विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। तो इसमें देखिए अकादमिक ऑप्शन में आपको किस में नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में ही नजर आ रहा है। तो ये इसमें यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी CALP। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148। भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, दूसरा त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन, तीसरा त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, चौथा त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन। तो भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा? तो साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा आप सभी लोगों के लिए ताकि आपको हेल्पफुल हो सके। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो इसमें कथन सही नहीं है, आपसे पूछा तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो इसमें से यानी जो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन यानी कि तो भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के संदर्भ में सही नहीं है वो होगा त्रिभाषा सूत्र भारत में भाषा शिक्षण से संबंधित नीति, जैसे भारत सरकार द्वारा राज्यों में विचार विमर्श करके बनाई गई है कि एक भाषा आपको क्षेत्रीय भाषा है, बच्चा जो उसकी होगी मातृभाषा होगी उस पर वो तो सीखनी है, और दूसरी आपको वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा होगी वो, और तीसरी क्या होगी आपको जो हाई स्कूल के बाद वो कोई तीसरी भाषा सीख सकता है, जो भी विदेशी या जो भी उसके लिए बेनिफिशियल होगी वो सीख सकता है। तो यहाँ पे बात की गई तो कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो कथन आपको पहला ही नहीं सही होगा, यानी त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, ये कंपल्सेशन नहीं है इसका कि आपको करना ही करना है। तो आपको फर्स्ट ये क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें कथन रॉन्ग ही ढूंढना था, यानी गलत ही ढूंढना था, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149। निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। दूसरा सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। तीसरा सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा राजभाषा हिंदी में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चौथा सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं, बिल्कुल, और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। तो हाँ ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन साथियों, ज़रूर आप बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कंजूसी मत करिए मेरे साथियों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर कि आपका स्कोर कितना रहा, 30 क्वेश्चंस में आपका कितना स्कोर गया। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको अच्छे वीडियो ही मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। जो आपके मैं एग्ज़ाम रिलेटेड ही बनाऊंगा, इधर उधर की कोई बातचीत नहीं, सीधे आपके पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम्स की बातें, क्योंकि आप लोगों के पास कम समय है। अगर आपके पास ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं रहता है तो आप मेरे वीडियो सुन सकते हैं जॉगिंग करते समय, बैठते समय, ट्रैवल करते समय, कान में हेडफोन लगा के। मेरी जो सिस्टर्स हैं जो हैं वो भी अगर किचन में काम कर रही हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत कम टाइम रहता है, उनका तो घर भी संभालना रहता है, अगर वो स्कूल में या जॉब भी कहीं पढ़ाती भी हैं तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत रहती है। तो आप वहाँ पे अपने सुन सकते हैं ट्रैवल करते समय। आपका खाली टाइम है तो आधे घंटे आप निकाल के जरूर मेरे वीडियो सुन लिए हैं, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, जो आपने चीज़ें बुक से पढ़ी हैं वो रिवाइज हो जाती हैं, सुनने से ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
और अगर आपके दोस्त भी तैयारी प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन पर, अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। पहला, व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। दूसरा, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तीसरा, सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना। और चौथा, भाषागत तथ्यों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं, तो किस में समर्थ बनाते हैं? तो दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो इसका ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो साथियों, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।